नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 12 विषय है हमारा हिंदी, उसका गाला असाइनमेंट प्रश्न पत्र है, उनका सॉल्यूशन करेंगे। हमने इससे पहले भी जो क्वेश्चन पेपर थे उनके सॉल्यूशन कर लिए। अगर आपने ना देखे हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। तो देख रहे हैं प्रश्न पत्र नंबर 5 विभाग ए। राम के साथ खाली जगह, तो आंसर आएगा लक्ष्मण और सीता भी थे। दूसरा है अगले साल 2 महीने पहले अखबारों के जरिए, आंसर आएगा जन्मदिन का वातावरण बताऊंगा। तीसरा है सुभाष बाबू का संघर्ष किससे हुआ, तो आंसर आएगा अंग्रेज सरकार से हुआ। चौथा है रेडियम की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई, तो आंसर आएगा बीच ब्लेडी से। पांचवा है माँ ने रोते हुए क्या कहा, यह घर मैं जी रही हूं तब तक मत निकालो, ऐसा माँ ने बोला। छठा है गली में चूड़ी वाले की आवाज सुनकर बुआ की दृष्टि कहाँ जाकर टिक गई, तो अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर टिक गई। सातवां है पंडित आलोपीदीन हंसकर क्या बोले, उन्होंने क्या बोला, ठीक है, तो आंसर है सी, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। आठवां है दूर कोई भी आहट होती है तो क्या होता, तो आंसर आएगा उग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता है। अब है रचना के साथ योग्य पात्र हैं उनके जोड़े मिलाकर लिखिए। नमक का दरोगा, तो आएगा वंशीधर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो उसमें आएगा पात्र कौशल्या। 11वां है वंशीधर की माता कौन सी कामना, उनकी माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई, तो वंशीधर की माता की जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। 12वां है सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपए थे, तो सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में 7 रुपए थे। 13वां है लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था, तो आंसर है लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए घारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। उसके बाद में है वैज्ञानिकों ने रेडियम के साथ कैसा व्यवहार किया है, जिसका आंसर है वैज्ञानिकों ने रेडियम को उसके अन्य सहचर चिरंग संगी धातुओं से अलग कर दिया और मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 15वां है सुभाष बाबू ने अपनी दुष्टता को किस चादर से नहीं ढंका, तो सुभाष बाबू दृढ़ विचार वाले व्यक्ति थे, उन्हें अपनी दृढ़ता को अवसरवादिता की चादर से नहीं ढका। 16 है संतान को लेकर लेखक को क्या प्रतीति नहीं होती है, तो लेखक पिछली पीढ़ी के व्यक्ति हैं। लेखक के अनुसार पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभवित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। संतान को लेकर लेखक को प्रतीति ही नहीं होती कि अब उनकी संतान समर्थ है, वह बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी, तो ये प्रतीति नहीं होती। 17वां है वंशीधर रात को यमुना नदी पर क्यों गए, आंसर है वंशीधर का ऑफिस जमुना नदी से 1 मील की दूरी पर था। रात में वंशीधर सो रहे थे। नदी पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनकर वे उठ बैठे। उन्हें लगा कि इतनी रात गए गाड़ियों क्यों नदी के पार जा रही है, अवश्य कुछ गोलमाल है। सच्चाई जानने के लिए वह रात को जमुना नदी पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर है 18वां सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर कैसे प्रसंगों पर पहुंच जाती थी, वहां क्या करती थी, तो सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर मुंडन, छठी, जनेऊ अथवा शादी या गमी के अवसर पर पहुंच जाया करती थी। वहां पहुंचकर वे छाती फाड़कर काम करती थी। उन्हें काम करते देख ऐसा लगता था जैसे वे दूसरे के घर में नहीं अपने घर में ही काम कर रही है। 19वां है लेखक ने पुराना घर बेचने का विचार क्यों किया,
तो लेखक और उसके भाई के परिवार के सभी लोग शहर में स्थायी रूप से रहने लगे थे। मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे और उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने घर बेच दिए थे। अब गांव में उनका कोई नहीं रहा, इसलिए उस घर को रखने का कोई उनके पास आकर्षण नहीं था, इसलिए वो पुराना घर बेचने का उनको विचार आया। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 7 या 8 वाक्य में दीजिए। भारत के पास कौन सी अमूल्य विरासत थी? वह अन्यों के पास कैसे चली गई? ठीक है, आंसर है भारत के पास पारस पत्थर नामक अमूल्य विरासत थी। ऐसा मानते हैं कि उसको जब स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है और जस्ता चांदी में बदल जाता था। यह पत्थर भारतीयों के पास था या वे निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में बदलना चाहते थे। पश्चिम के वैज्ञानिक भारतीयों की इस विरासत पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब उनकी समझ में यह बात आने लगी है कि जैसे यूरेनियम से रेडियम और रेडियम से हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार अन्य धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतर ग्रहण कर सकती है। इस प्रकार भारतीयों की विरासत पश्चिमी वैज्ञानिकों के पास चली गई। विभाग बी है जिसमें 22वां है हारिल क्या है? तो हारिल एक पक्षी है। 23वां है कैलेंडर काव्य के कवि कौन है? सूरज बड़तिया कैलेंडर काव्य के कवि है। 24वां है भगवान के दर्शन न होने से मीरा दुखी है। गोपियां कहाँ से भाग जाना चाहती हैं? तो गोपियां ब्रज से भाग जाना चाहती है। सिंहनी के बच्चे के दांत कौन गिन रहा था? तो बालक भरत है, वो सिंहनी के बच्चे के दांत गिन रहा था। उसके बाद है बच्चन जी ने अपने सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति की तुलना किससे की है? तो आकाश के तारों से की है। 29वां है कवि ने दीदी को किसकी उपमा दी है? तो कवि ने दीदी को चट्टान की उपमा दी है। अब है कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाइए। कृष्ण भक्ति तो मीराबाई, कान्हा भये बस बांसुरी के, उसका होगा रसखान या उनके कवि। ठीक है, अब हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि के जीवन में कौन सा काम रह गया है? तो कवि ऐसा कहते हैं कि इनके जीवन में केवल 2 ही काम रह गए, एक घर से निकलकर ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना। 33वां है मीरा को किसने आने के लिए कहा है? तो आंसर आएगा मीरा को हरि ने आने के लिए कहा है। 34वां है कृष्ण के गले में किसकी माला पहनते थे? तो कृष्ण गले में घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनते थे। 35वां है बालक भरत के सहचर कौन थे? तो जंगल के सभी जो शिशु सिंह थे वो बालक भरत के सहचर थे। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। अब है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। कवि को इसकी चिंता क्यों है कि घर नदियों के किनारे बने हैं? तो नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय नदी का रूप विकराल हो जाता है। वे अपने साथ घर, पेड़, फसलें, पशु आदि सब बहा ले जाती है। नदियों के किनारे बने घरों के बारे में लेखक को इसलिए चिंता है कि वे बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट ना हो जाए, इसलिए वो चिंता करते हैं। उसके बाद में है कवि सच्चे मधु से झला हुआ शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो कवि के अनुसार मधुघटों एवं मधु प्यालों से कच्चे पीने वालों की ममता होती है, जबकि सच्चे पीने वालों की आसक्ति मधु यानी कि मदिरा में होती है। तो कवि मधु से जला हुआ शब्द का प्रयोग सच्चे पीने वालों के लिए करते हैं। उसके बाद में है जीवन की सार्थकता कवि को कहाँ लगती है? तो कवि को जीवन की सार्थकता हारिल के रूप में जीवन बिताने में लगती है, इसलिए उसने एक स्थान पर घर बनाकर रहना ही पसंद नहीं किया। तुम कभी भी नहीं आओगे, सूखे बरगद को हरितिमा देंगे, इसका भावार्थ लिखिए।
जिसका आंसर है कवि का जीवन सूखे बरगद की भांति चेतना शून्य हो गया है, फिर भी वह अपने जीवन में नएपन की उम्मीद लगाए बैठा है, जबकि उसे मालूम है कि उसके शुष्क जीवन में नयापन कभी नहीं आने वाला है। उसके बाद में है कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं, जिसका आंसर है कृष्ण युवा ब्रज नारियों और प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डक और चंग की ध्वनि पर धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाब भरकर सब पर डाल रहे हैं। तो इस प्रकार वे होली खेल रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 7-8 वाक्यों में लिखिए। तो है गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी समझती है। आंसर लिखना है, ऐसा है या नहीं? तो हम सब जानते हैं कि गोपियाँ है कृष्ण की मुरली को अपनी सौत समझती है। कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, अब कृष्ण उन्हें क्या चाहेंगे। यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी और गोपियों पर धौंस जमाएगी। कृष्ण को मोहित करके वह सदा उन्हें चलाती रहेगी। मुरली से इसी गहरी ईर्ष्या के कारण गोपियाँ उसे अपनी सौत समझती है। उसके बाद है बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपको अपने शब्दों में उसका वर्णन करना है। बालक भरत जन्म से बड़ा निर्भय था। सिंहों के शावक उसके शहबर थे। सिंह शावक का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने में वह जरा भी सहमत नहीं था। उसके दांतों की कुटिलता और शक्ति देखने में उसे आनंद आता था। इस बहादुर बालक की घृष्टता को देखकर गुस्से से भरी सिंहनी दहाड़ती है तो भरत उसे डांटते और मारने की धमकी देकर वहां से भाग जाने के लिए कहता है। इस प्रकार बालक भरत ने आश्चर्यजनक उसमें निर्भीकता थी। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है वो पूरा होता है। तो आशा है कि आपको ये हमारा सॉल्यूशन है वो उपयोगी साबित होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।